सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने जो शिक्षा नीति पढ़ाई थी, आज उसी पे आधारित क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दी है तो उसे जरूर देखिए। अगर अब जब आप वो क्लास देख लेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। तो हम इसमें कुल 24 प्रश्न लेके आए हैं। अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत छूट गया होगा तो उससे कवर हो जाएगा। तो ये क्या है, क्वेश्चन आंसर नई शिक्षा नीति 2020 पार्ट 1। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम उस वाली क्लास में क्या पढ़े थे, तो उसका थोड़ा सा सारांश के रूप में हम बता देते हैं। तो सबसे पहले उसमें पढ़ा था हमने पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, 1968 में। पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री हमारी श्री इंदिरा गांधी थे और उस कमीशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर दिलीप सिंह कोठारी। और फिर दूसरी शिक्षा नीति 1986, जस्ट उसका उल्टा हो गया, 1986 में लागू हुआ। और इस समय हमारे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे श्री राजीव गांधी, और उसके अध्यक्ष कौन थे, जो आचार्य राममूर्ति। ठीक है। फिर 2020 फिर दूसरी शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार भी किया गया था 1992 में। फिर तीसरी शिक्षा नीति किसके टाइम आया, श्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम में 2020 में नई शिक्षा नीति आई। और इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। तो आप इसको आसानी से याद करने का एक तरीका बता देते हैं कि पीएम कैसे याद करेंगे। ईरान याद कर लीजिए, ई से इंदिरा गांधी, रा से राजीव गांधी, न से नरेंद्र मोदी। तो आपको कभी नहीं भूलेगा, ईरान किसी एक देश का नाम है। और तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1960। तो 1986 में तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, तो 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। तो इसका सही जवाब आंसर है 1968। आइए करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। तो 1968 इसका करेक्ट आंसर है। इस समय कौन थे हमारे पीएम, श्री इंदिरा गांधी थे, और अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर डीएस कोठारी। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्वेश्चन 2 देखिए, भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो पहला है ए इंदिरा गांधी, बी डॉक्टर डीएस कोठारी, सी डॉक्टर त्रिगुण सेन, या डॉक्टर करण सिंह। तो इंदिरा गांधी तो हो नहीं सकती, ये पीएम थी। तो डॉक्टर त्रिगुण सेन भी नहीं है, डॉक्टर करण सिंह भी नहीं है, डॉक्टर डीएस कोठारी है। ये भी इसका सही जवाब है। आइए देखें करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर डीएस कोठारी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर डीएस कोठारी की आप पिक्चर देख लीजिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आएगा कि उस क्लास में मैंने डॉक्टर डीएस कोठारी की तस्वीर देखी थी, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। ये ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1986, या ऑप्शन डी 2005 में। तो 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई थी। इसलिए बार बार बता रहे जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ऑप्शन सी सही है, 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर है 1986। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2021, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2020, या ऑप्शन सी 29 जुलाई 2020, या ऑप्शन डी 15 अप्रैल 2021। तो कैबिनेट की मंजूरी मिली थी 19 जुलाई 2020। तो इसका सही ऑप्शन है सी। आइए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका सी, 29 जुलाई 2020। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4,
नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, NEP यानी नई शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए, कैलाश वद्यू सिवान या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, या सी ऑप्शन प्रोफेसर यशपाल शर्मा, या डी ऑप्शन प्रोफेसर जी राजगोपाल। तो इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके समिति के अध्यक्ष थे। आइए करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। और अगला क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को कब मंजूरी दी थी? तो इसका ऑप्शन देखिए, 29 जून 2020, बी 29 जुलाई 2020, सी 29 अगस्त 2020, या डी 29 जनवरी 2020। तो इसका सही जवाब है 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी। तो सही ऑप्शन दे। इसका करेक्ट आंसर क्या है देखते हैं। करेक्ट आंसर है बी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इनका, और ये कहाँ के हेड हैं? इसरो के हेड भी हैं। ठीक है, तो इनका फोटो देखे रहेंगे तो दिमाग में अच्छी सी छाप बैठ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मानव विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय, या मानव पूंजी मंत्रालय। तो सबसे पहले आप MHRD का फुल फॉर्म जान लीजिए। अगर पूछ ले तो आप बता पाए। तो इसका फुल फॉर्म है MHRD का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है बी, शिक्षा मंत्रालय। करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। हाँ, तो करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति ने किसकी अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? मतलब जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन ए स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, या बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, सी रीना रे, या डी श्री संजय धोत्रे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। तो आइए करेक्ट आंसर देखते हैं इसका क्या है। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका ए है। ये देखिए ये है श्री TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, NEP 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? NCERT, दीक्षा, दिशा, या निष्ठा। तो इसका नाम है दीक्षा। तो आइए करेक्ट आंसर देख लेते। दीक्षा है क्या? दीक्षा एक तरीके ई सामग्री कार्यक्रम है। ई सामग्री अब क्या होता है? ई सामग्री वह है जैसे शैक्षणिक सामग्री को आप पोर्टल से मंगा सकते हैं। जैसे हम लोग अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, उसी तरह शैक्षणिक सामग्री मंगाने के लिए ई सामग्री कार्यक्रम चलाया गया है, जो पोर्टल द्वारा आपके पास तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है? मतलब पूरा नाम क्या है? तो इसको जरूर इन सब पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मतलब सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को मिस मत करिएगा। ऐसा प्रयास है कि आपको अपने पेपर में देखने को जरूर मिले। तो ये सभी एग्जामों के लिए है, चाहे EMRS हो या DSSB हो, KBS हो, NBS हो, जिस भी आप टीचिंग एग्जाम की पेपर देने जा रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ये हमने शुरू में नहीं बोला, अब हम बोल दे रहे हैं कि इस क्लास को मिस मत करिए, किसी भी क्लास को मिस मत करिए। तो इसका NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है? शैक्षणिक मूलभूत प्रमाण पत्र, एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट, या वार्षिक मूलभूत प्रमाण पत्र एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट, या वार्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका सही जवाब है डी,
अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आइए करेक्ट आंसर जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। आप लोग सारे क्लास में जो अब क्लास करवा रहे हैं को छोड़िएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। MERU का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिसिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, या बी है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, या सी देखिए, सी मल्टीप्लिसिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी अंडरटेकिंग, या डी देखिए क्या है, मल्टी स्टेज। ठीक है, मल्टी स्टेज एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ए है। ये इसका करेक्ट आंसर है, मल्टीप्लिसिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसका NEP 2020 प्रतिस्थापित करता है, क्या प्रतिस्थापित करता है? ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969, और सी देखिए, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986। आइए करेक्ट आंसर जानते हैं। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए है 5, बी है 11, सी है 22 और डी है 20। तो इसमें इसके कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? 5 मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। करेक्ट आंसर क्या है? 5। तो ये 5 मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? ये 5 मूलभूत सिद्धांत है पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। ये 5 मूलभूत सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। NEP के 2020 में मौजूदा 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? जो पहले 1986 की जो शिक्षा प्रणाली थी 10+2 पे आधारित थी, और ये नई शिक्षा नीति किस पर आधारित है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए देखिए, 3+4+4+5, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 4+3+3+5, ऑप्शन डी 5+4+3+3। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 5+3+3+4। आइए करेक्ट आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर बी है। तो ये पहले ये है एक्साइटिंग एकेडमिक सिस्टम। जब 1986 की शिक्षा नीति थी तो उसमें 10+2 वाला था। तो 10 साल तक जो बच्चे पढ़ाई करेगा उसकी एज रहेगी 6 to 16, और फिर 2 साल और वो 11th और 12th 16 to 18। अब ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें क्या है कि बच्चा जो है पहले 3 साल तक आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में पढ़ेगा। तो एज कितनी रहेगी? 3 से 6। मतलब एक तरीके से बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाएगा। इस स्टेज को क्या कहेंगे? फाउंडेशनल स्टेज। फिर 2 साल का जब क्लास फर्स्ट और सेकंड जब क्लास फर्स्ट सेकंड में जाएगी तो उसकी एज रहेगी 6 से 8। 6 साल का बच्चा क्लास 6 फर्स्ट में जाएगा, फिर सेकंड में 8 साल तक पूरी हो जाएगी। तो 3 साल ये हो गया। अब 3 साल का क्या है? क्लास 3 से जब क्लास 3 में जाएगा 3 to 5, यानी एज उसकी रहेगी 8 से 11। तो ये स्टेज रहेगी प्रीपेटरी स्टेज। ठीक है। फिर 3 साल क्लास 6 to 8, इसमें क्या सिखाया जाएगा? इसमें एज रहेगी 11 से 14 साल। इसमें उनको सिखाया जाएगा कि व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा इसमें, और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। 6 क्लास से ही ये सब बच्चों को सिखाया जाएगा, जो कि जाके जो IIT या NIT करते हैं तब बच्चे को इंटर्नशिप मिलती है। तो इसमें 6 क्लास से ही इन लोग को सब सुविधाएं मिलेंगी। फिर हो गया मिडिल में, जब जाएगा मिडिल हो गया,
फिर अब जाएगा बच्चा सेकेंडरी में जाएगा 4 साल का, 4 साल का ये है, तो क्लास 9 से 12 तक, एज रहेगी 14 से 18 तक। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। एनईपी 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली ने चरक नागार्जुन जैसे महान विद्वान पैदा किए, सूची में से बेजोड़ का पता लगाइए। आर्यभट्ट, बारामीर, जेनोक्रेटस, भास्कराचार्य। तो इसमें जो बेजोड़ हो, मतलब जो इन सब से अलग हो, तो उसका पता लगाना है, तो वो है सी, ऑप्शन सी, जेनोक्रेटस। तो ये करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन सी है। ये सब जो है आर्यभट्ट, बारामीर, भास्कराचार्य, ये सब मैथमेटिशियन है, और जेनोक्रेटस भी मैथमेटिशियन है, लेकिन ये ग्रीक का है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 1964 में भारत सरकार ने एक शिक्षा समिति नियुक्त की थी। समिति में कितने सदस्य थे? तो 11, 13, 7 या 17। तो इसका सही ऑप्शन है 7। वैसे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं 7 दिए कहीं 17, तो 17 भी 17 है कि 7, ये अच्छे से कंफर्म नहीं है। ठीक है, हमने 3-4 जगह देखा तो 7 कहीं दिया कहीं 17 दिया है, तो हमारे हिसाब से 17 भी, अगर ऑप्शन में 7 रहे और 17 न रहे तो 7 के साथ चले जाइएगा। आइए देखें, ये हैं जेनोक्रेटस, ये ग्रीक के मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, ये इनकी पिक्चर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। परख का पूरा नाम क्या है? परख का पूरा नाम, परख क्या था? परख में मतलब बच्चे का पूरा मूल्यांकन किया जाता है। जब बच्चा पढ़ लेता है तब उसकी परीक्षा या किसी भी तरीके से, चाहे टेस्ट हो कुछ भी, तो उसका पूरा मूल्यांकन किया जाता है कि कितना विकास हुआ, उसका कितना मूल्यांकन हुआ, क्या क्या सीखा, ये सब परख में ये सब होता है। तो परख का पूरा नाम बताना है। ये देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बी देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हाईएस्ट डेवलपमेंट। सी देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। या डी ऑप्शन, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिलेशन एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसमें परख का पूरा नाम क्या है? तो परख का पूरा नाम है ऑप्शन डी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिलेशन एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर डी है। आइए देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 18। एनईपी 2020 में यह प्रस्तावित है कि बुनियादी और मध्य विद्यालय स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें नीचे दिए गए किसी एक फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, स्टैंडर्ड सिंपल संस्कृति, ऑप्शन बी सिंपल संस्कृति स्टैंडर्ड, या ऑप्शन सी है संस्कृति सिंपल स्टैंडर्ड, या ऑप्शन डी है सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृति। तो ऑप्शन डी है सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृति। ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 19वां। एनसीटी का पूर्ण नेम, एनसीटी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, या बी है नेशनल कोर्ट फॉर टीचर एजुकेशन। सी देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, या डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर इन्वायरमेंट। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसका आइए करेक्ट आंसर देखें। हाँ, करेक्ट आंसर ए है। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 20। एनईपी 2020 के अनुसार एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? एमएचआरडी को दी गई है, या एनसीईआरटी को दी गई है, या एनसीटी को दी गई है, या नीपा को दी गई है? तो एनसीईआरटी को दी गई है। ऑप्शन करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
2005 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या है? कोठारी आयोग 1968 या CNEP 2020 या D NCF 2000 या ऑप्शन E 1986। तो इसका सही आंसर है 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? केंद्र सरकार ने ये जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया तो एक क्रांति के रूप में चलाया गया था। केंद्र सरकार ने यह कहा कि प्राथमिक शिक्षा जो विद्यालय हैं उनकी बेसिक मतलब मूलभूत चीजों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसके लिए एक फंड बनाया जाए जिसमें पैसे आए, उन पैसों का यूज जो है शैक्षणिक कार्यों के लिए किया जाए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ही यह भी निश्चित किया गया है कि जब टीचरों की पोस्ट या पद निकलेगा तो उसमें 50% महिलाओं को भर्ती किया जाएगा और टीचरों के परफॉर्मेंस पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। और यह भी निश्चित किया गया है कि स्कूलों के जो कमरे होंगे पक्के होंगे और स्वच्छ पेयजल होगा, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और शौचालय भी बनवाए जाएंगे। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ये सब निर्णय लिया गया था। और कब किया गया था? 1986। चलिए ये समझ में आ गया होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। NCF 2005 काफी हद तक क्या है, किस पर आधारित है? आचरण पर, कॉग्निटिज्म पर, मानवतावाद पर या रचनावाद पर। तो ये NCF जो है काफी हद तक कॉग्निटिज्म पर आधारित है। और ये किससे संबंधित है? जीन पियाजे। जब हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे। तो ये देखिए ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। ये है हमारे जीन पियाजे जी। ये कंस्ट्रक्टिविज्म इनकी थ्योरी है जिसके ये फादर भी कहे जाते हैं। देखो, पियाजे's theory of constructivism argues that people produce knowledge and from meaning based upon their experience। और जीन पियाजे हैं 1896 से 1980 तक फाउंडिंग फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, इसके फादर भी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। NEP 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 भाषा फार्मूला संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लागू रहेगा। मतलब जो त्रिभाषा सूत्र था, 3 भाषा फार्मूला संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लागू रहेगा। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। ये ऑप्शन ए असत्य है या बी सत्य है, सी या तो सच है या झूठ, न सत्य है न सत्य। तो ये सत्य है। आइए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। हाँ, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने पर फोकस होगा। यह असत्य है, बी सत्य है, सी या तो सच है या झूठ, न सत्य है न सत्य। तो इसका सही आंसर सत्य है। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ये EMRS जो TGT PGT होने जा रहा है उसके लिए भी, और कोई भी एग्जाम DSSB, NBS, KBS जो भी पेपर या सीटेट जिसकी भी टीचिंग की तैयारी करना चाहे BEd, सब में टीचिंग एप्टीट्यूड जरूर आता है। तो आप हमारे क्लास से जरूर जुड़िए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।